हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी उससे ज़्यादा अच्छी चली गई। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करने के लिए आए हैं, जिसका नाम है प्लानिंग इन इंडिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नीति आयोग। दोस्तों ये वीडियो कोई भी अगर देख रहा होगा तो उससे नीति आयोग के बारे में इन डिटेल जानकारी लेनी है तो आप बिल्कुल सही जगह आओगे। यहाँ पर हम आपको नीति आयोग से रिलेटेड सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं आपको आज की क्लास में ना सच बताऊँ तो आपको 3 टॉपिक निपटाने वाला हूँ। सबसे पहले नीति आयोग की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं बताऊंगा कि नीति आयोग के क्या क्या फंक्शन होता है, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके स्पेशल विंग्स क्या होते हैं। यानी ये 4 टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और आप जानते हो हम जो बुक फॉलो करते हैं वो यूपीएससी सीएससी की जो सबसे बेस्ट बुक है इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज रमेश सिंह, उसको फॉलो अप कर रहे हैं और उसी का चैप्टर नंबर 5 हम प्लानिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे नीति आयोग। तो आप जानते हो हमारी क्लास की प्रथा जो भी हम करते हैं हम उस पर पहले टिक लगाते हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि आज का टारगेट हमारा है नीति आयोग को कंप्लीट करना। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस बुक से नीति आयोग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करोगे, मतलब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इस बुक में जो नीति आयोग का जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, ये है हमारा नीति आयोग, ये रहा, ये टॉपिक है। मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखी मेन पॉइंट जितने भी हैं। अगर आप इस बुक से सीधा पढ़ने बैठोगे तो दोस्तों समझ आएगा नो डाउट, लेकिन उतनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी। तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो इसके लिए मैंने बड़े ही कंसाइज तरीके से ये नोट्स बनाए हुए हैं। इन नोट्स को ज़रा ध्यान से देखना, ये क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ नोट्स को देखो। इस नोट्स में मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपकी ज़रूरत की है। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा मैं इसको पहले सही कर देता हूँ फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पास इस पॉइंट को। देखो नीति आयोग, अब नीति आयोग की शुरुआत क्यों हुई सबसे पहले ये जान लेना जरूरी। बाद में हम पढ़ेंगे नीति आयोग क्या होता है, पहले ये तो पता लगाओ भाई नीति आयोग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो सबसे पहले हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम बड़े कायोटिक सिचुएशन में थे, क्योंकि ऑलरेडी 200 साल की गुलामी हम झेल चुके थे। कहते हैं कि तूफान आना बड़ी चीज़ नहीं है, तूफान आने के बाद जो कीचड़ बचा हुआ होता है वो उससे समेटना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक उसी तरह ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उसको संभाल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था। जैसे देश आज़ाद हुआ 3 साल तक हमें समझने में लगा कि अब हम क्या करें कैसे करें, तब जाके 1950 में हमने अपनी इकोनॉमी को दोबारा से पटरियों पर लाने के लिए, दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए हमने प्लानिंग कमीशन का गठन किया। और इस प्लानिंग कमीशन जो बेसिकली काम था वो था इकोनॉमी के लिए प्लान्स बनाना, प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाना, ताकि इकोनॉमी का रिवाइवल अच्छी तरीके से हो पाए। मैं आपको बता दूं प्लानिंग कमीशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब इसे कोई पार्लियामेंट्री लॉ या एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया। ये नॉन जुडिशियल बॉडी है, कैसे तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे संसद में बैठे हुए कैबिनेट के मंत्रियों ने मिलकर बनाया है, इसीलिए इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन ने बेसिकली सबसे जो मेजर काम किया अगर मैं बोलूं तो उसने क्या, सबसे पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। आप जानते हो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 में आई थी, लेकिन 2014 में इस पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया 12th 5 ईयर प्लान के अंदर, क्योंकि तब हमने इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। तब से हमने 5 ईयर प्लान को बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने जो 5 ईयर प्लान है इसको स्टार्ट किया, फिर उसने 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर 20 पॉइंटों पर फोकस किया गया। तीसरा उसने एमपी लैट को स्टार्ट किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत हर एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए गए अपने लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए। ये सारे काम प्लानिंग कमीशन ने किया। लेकिन इसके बावजूद भी प्लानिंग कमीशन को लेकर लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई। अपोजिशन पार्टी ने तो सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जो प्लानिंग कमीशन है ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज बॉडी है। सेंट्रलाइज बॉडी का मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स को बनाती है और एग्जीक्यूट करवाने का काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछा जाता है, उनकी सलाह नहीं ली जाती है। अब देखो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जानती है उनकी स्टेट में किन चीजों की दिक्कतें हैं, सेंट्रल पे बैठे हुए टॉप लेवल के लोग नहीं जानते कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। तो इसलिए कहा गया ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज प्रोसेस पे काम करता है, इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जो इसमें नहीं था। नंबर 2, इसमें स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं था। सारा इंटरवेंशन किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती वो स्टेट के ऊपर लागू हो जाती थी। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट की भी तो एक वैल्यू है ना अपनी स्टेट्स के रिगार्डिंग, तो उनसे भी तो सलाह मशवरा लेना चाहिए, जो इसमें नहीं लिया गया। तीसरा, ये बेस थी टॉप डाउन अप्रोच में। अब टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है टॉप यानी सेंट्रल से ये बनती थी और स्टेट के ऊपर अप्लाई होती थी और लोकल एरियाज पे अप्लाई होती थी, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर होता था। मतलब टॉप के लोग जो होते थे वो डिसाइड करते थे नीचे क्या होना है, ये नीचे वालों से नहीं पूछते थे। दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। चौथा, इसमें रीजनल डिस्पैरिटीज पाई गई। अब जैसे आप जानते हो हमारा जो देश है वो 28 राज्यों से बना है और 8 यूनियन टेरिटरी से बना है। पहले 7 थी, अब 8 हुई, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। तो अब हर जगह की जो समस्याएं हैं, हर जगह का जो तरीका है डेवलपमेंट का वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं नहीं कह सकता कि जो दिल्ली का डेवलपमेंट रेट है, जिस तरह से पॉलिसी दिल्ली के लिए बनाई है, सेम पॉलिसी का एग्जीक्यूशन अगर हम जेएंडके में करेंगे तो वहां भी वही डेवलपमेंट होगी। नहीं, हर जगह की वैरायटीज अलग होती है, एनवायरमेंट अलग होता है, वहां के लिए अलग अलग
क्या बनानी पड़ती है, प्लानिंग्स करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो प्लानिंग की जाती थी वो सभी के लिए एक जैसी होती थी, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर तो विकास हो रहा था, कुछ पर नहीं हो रहा था, यानी रीजनल डिस्पैरिटीज पाई जा रही थी। नंबर 5, लैक ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन बॉडी। अब इवैल्यूएशन बॉडी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी। ये तो वही बात है कि आपने एग्जाम दिया बट आपके नंबर नहीं आपको बताए जाएंगे, आपको प्रमोट तो कर दिया जाएगा लेकिन नंबर नहीं बताए, तो ऐसे में आप अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पाओगे। कुछ ऐसी प्लानिंग कमीशन के साथ हुआ कि प्लानिंग कमीशन प्लान तो बना रही थी लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी पर क्या सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर हमने कोई भी बॉडी ही नहीं बनाई थी। तो हमें लगा कि भाई प्लान्स बनाना जरूरी है, बल्कि प्लान को बनाने के बाद उसका सही एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उन दिनों पर ऐसा नहीं था। नंबर 6, लैक ऑफ फीड फॉरवर्ड सिस्टम। कोई हमें यही नहीं बताता था कि हमारे प्लान का एग्जीक्यूशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम उसके मुताबिक काम करें, हम नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों पर सुधार करें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था फीड फॉरवर्ड का। तो इतने सारे क्रिटिसिज्म थे प्लानिंग कमीशन के साथ। तो जब प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया तो हमें लगा कि भैया अब इसको बंद करके एक नई बॉडी लानी चाहिए। तो जब हमारी नई सरकार बीजेपी की आई 2014 में, तब उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश यानी खत्म कर दिया और उसके लिए एक नई बॉडी लेकर आए जिसका नाम था नीति आयोग। क्या नाम था? नीति आयोग। 2015 में लेकर आए, बोले तो 1 जनवरी 2015 में लेकर आए। मैं आपको बता दूं नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद कर लो, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की ये है फुल फॉर्म। यहाँ पर वही लिखा हुआ प्लानिंग कमीशन को कब फॉर्म हुआ था, 15 मार्च 1950 को। डिसॉल्व कब हुआ यानी बंद कब हुआ, 17 अप्रैल 2014 को, क्योंकि इसके बाद से क्या आ गई थी हमारे यहाँ पर, नीति आयोग आ गया था। अब आप कहोगे सर नीति आयोग को लाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था? इन सारे क्रिटिसिज्म को हटाना। नीति आयोग का बेसिकली काम था इन सारे क्रिटिसिज्म को हटा देना। नीति आयोग कभी भी फुल्ली सेंट्रलाइज बॉडी नहीं बना, वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों तरीके से काम करता है, मतलब इसमें स्टेट का भी इंटरवेंशन होता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए नीति आयोग के थ्रू। तीसरा, ये जो था टॉप डाउन अप्रोच था, जबकि नीति आयोग डाउन टू बॉटम अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाती है। निचले स्तर के लोगों से पूछा जाता है, उसके हिसाब से फिर पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराया जाता है या बनाया जाता है। रीजनल डिस्पैरिटीज ना हो, इस वजह से हर रीजन के लिए अलग अलग पॉलिसीज को फ्रेम किया जाता है। प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए एक बॉडी बनाएगी जिसके बारे में अभी जिक्र करूंगा, और फीड फॉरवर्ड सिस्टम रखा। मतलब ये जितने भी क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट थे, इन सबको हटाने के लिए हमने क्या किया, नीति आयोग का गठन किया। बोलो क्लियर है? तो अब देखो नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है। अच्छा, थिंक टैंक क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ये गवर्नमेंट के सोचने समझने की शक्ति को अपने पास रखता है। जैसे अगर मेरे आसपास आग लगी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा ना 1-2 मिनट लगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, सोचने का काम नहीं करती है। सोचने के लिए उसने नीति आयोग बना दिया। अब नीति आयोग ये सोचेगा कि इकोनॉमी को पटरियों पर लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके लिए रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि वो रिकमेंडेशन हमें लेनी है या नहीं लेनी। मतलब ये कि जो नीति आयोग अपनी रिकमेंडेशन देंगी, ये ऐसा फुल फ्लैश नहीं होता कि वही चीजें मान ली जाएंगी। मतलब ये गवर्नमेंट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो नीति आयोग की बताई हुई चीजों को माने या ना माने, क्योंकि नीति आयोग को सिर्फ थिंक टैंक का काम दिया है, सोच विचार करने का काम दिया है, ना कि उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने का काम दिया। वो किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ये सिर्फ क्या करेगा, उनको एक रिपोर्ट दे देगा कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, अब आप देख लो कि ये सही है या गलत है। तब जाके लोकसभा राज्यसभा में जो पार्लियामेंट के दोनों सदन होते हैं वहां से पास होगा, तब जाके ये कुछ काम हो पाएगा। तो सबसे पहली बात, नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बनाएगी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसको थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। उसकी जो पहली मीटिंग है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा की, क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नीति आयोग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों की इंटरवेंशन पाई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल अपनी चलाए और ना ही ऐसा है कि स्टेट अपनी चलाए, बल्कि दोनों मिलकर अपनी सोच समझ के हिसाब से इसको चलाने का काम करती है। नंबर 2, ये नेशनल एजेंडा पर फोकस करती है। मतलब इनका फोकस ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना है, ये ओवरऑल नेशन की बात करता है कि किस तरह से नेशनल लेवल पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी स्टेट्स डेवलप नहीं होंगे तो नेशन की तो बात ही नहीं उठती है। तो हर स्टेट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, स्टेट बेस्ट फ्रेंड एज द सेंटर। यहां फोकस किया गया नीति आयोग के अंदर कि हम सेंटर और स्टेट के बीच की जो फ्रिक्शंस हैं, जो उनके बीच की दूरियां हैं, उनको नजदीक में बदल के पॉलिसीज को अच्छी तरीके से
फ्रेम करने में वो चीज़ें काम ला सके। तो स्टेट जो है वो बेस्ट फ्रेंड बन जाए किसका, सेंटर का, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाए। जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम की जा रही है उनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करे, उनके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। नंबर 4 डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब आपको मैंने बताया था कि जो प्लानिंग कमीशन था हमारा वो सेंट्रलाइज वे में काम करता था, लेकिन नीति आयोग जो है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज पर काम करता है। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को अलग अलग सेक्शंस में बांट देना। ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और ये थिंक टैंक का काम करता है। मैंने आपको बताया था सोचने समझने का काम कौन करता है, नीति आयोग करता है। नंबर 5 विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग। ये जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है उनको ये विजन देता है कि अगले 10 साल, अगले 5 साल, अगले 50 साल में हमारा भारत कहाँ पर होना चाहिए, ये उसके लिए रिकमेंडेशंस देता है। नंबर 6 डोमेन स्ट्रेटजीज। अब डोमेन स्ट्रेटजीज का मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि भाई अपने पास चीज़ें ऐसी हों कि हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएं। जैसे आप देख पा रहे हैं कोरोना वायरस के बाद से एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गया, लोगों की भूखमरी की हालत हो गई, गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में हमारे पास जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सके। ऐसा ना हो कि पॉलिसी की तरह लगे, पॉलिसी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। कि रियलिटी में क्या है कि पॉलिसी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो अच्छी है, नहीं करेगा तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई मानी जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना हो, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग निकले, ठीक है। नंबर 7 साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड का मतलब है कि जब तक उस कमेटी में, जैसे हम प्लानिंग कमीशन की बात करें या नीति आयोग की बात करें, तो ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ एक बंदा चलाता है, नहीं, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो रिकमेंडेशन देते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जब हम पूरे ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं तो ऐसे में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। कभी भी एक सिंगल पर्सन बात करता है तो वो अपने हित के लिए बात करता है, लेकिन जब एक पूरा ग्रुप बात करता है, अलग अलग रीजन से आए हुए लोग बात करते हैं, तो वो हमेशा नेशनल लेवल की बात करते हैं, पूर्ण साम्राज्य की बात करते हैं। आई बात समझे? तो यहां पर जो आपके पास बोर्ड है वो फ्री होता है क्रिटिसिज्म लेने के लिए कि अगर उन्होंने कोई पॉलिसी गलत बनाई तो ठीक है, आप उनको क्रिटिसाइज करो ताकि वो उस चीज़ में सुधार कर सके। ये कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर व्यू की बात करता है, यानी एक पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं करता, ये ओवरऑल सराउंडिंग या ओवरऑल नेशन की बात करता है। नंबर 8 नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टाइज। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जो कमेटी में जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। ज़्यादातर ये IAS वगैरह होते हैं, रिटायर्ड IAS होते हैं, जिनको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। नंबर 9 नॉलेज एंड इनोवेटिव हब। अब इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको भी इसमें मौका दिया जाता है। नंबर 10 हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक काम को सिर्फ एक ही बंदा करे। ऐसा ना हो कि सेम काम को 2 पर्सन कर रहे हो ये समझ के कि ये काम तो मेरा है, यानी ओवरलैपिंग की समस्या ना हो, इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना काम दे दिया गया। नंबर 11 कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कल को स्टेट या गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी कोई भी मतभेद पैदा होते हैं, तो उस मतभेद का निपटारा कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी हमने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। नंबर 12 कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डेवलप करना नहीं है, बल्कि इंडिया को डेमोग्राफिक तरीके से भी डेवलप करना है, जिसके लिए बाहर से FDI या ओपन इकोनॉमी का होना जरूरी है। तो ऐसे में हमें इंटरनेशनल लॉज को भी फोकस करना पड़ेगा, इंटरनेशनल एक्टिविटीज को भी फोकस करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। जैसे आप जानते हो अभी कुछ टाइम पहले इजराइल का जो है वो युद्ध हुआ था, ठीक है, 2021 में ही इजराइल ने कई सारे बम पटाखे फोड़े थे। तो ऐसे में पूछा गया तुम किसकी साइड हो, तो भारत ने साफ साफ एक नीति अपनाई कि हम ना तो इसकी साइड होंगे ना उसकी साइड, हम कहेंगे जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसको सुधारने की कोशिश करो। मतलब ना मैं कंट्री ए के साथ खड़ा हूँ ना कंट्री बी, बल्कि बीच में खड़ा हूँ। ऐसे में क्या होगा कि दुश्मनी जो है वो कम से कम हो जाएगी। इंडिया हमेशा इस पर काम करता है क्योंकि उससे पता है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस अपने अच्छे बनाने हैं ताकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वर्ल्ड के साथ वो अच्छा हो पाए। नंबर 13 इंटरनल कंसल्टेंसी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी प्लानिंग का अगर अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा तो ये कंसल्टेंसी का भी काम करेगा। नंबर 14 कैपेसिटी बिल्डिंग। ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने पर फोकस करेगा। ये इनकी जो पॉलिसीज होंगी वो कभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच पर फोकस नहीं करवाएंगे, ये हमेशा मॉडर्न अप्रोच पर फोकस करेंगे कि किस तरह से मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हमें इन चीज़ों को सुधारना चाहिए। नंबर 15 ये मॉनिटरिंग की बात करता है और इवैल्यूएशन की बात करता है। अब यहाँ पर ये बात होती है कि जैसे प्लानिंग कमीशन में हमने एक खामी देखी थी कि इसमें इवैल्यूएशन के लिए कोई बॉडी नहीं बनाई है। जैसे हमने प्लान बना दिया बट रियलिटी में उसका एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने कोई बॉडी नहीं बनाई। बट यहाँ पर हमने जब नीति आयोग बनाए तो इसके लिए बाकायदा एक बॉडी बनाई, जिस बॉडी का नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिव ऑफिस, जिसको DMEO भी बोला जाता है। इसका मेन काम क्या है कि नीति आयोग के द्वारा बनाई गई जो भी पॉलिसीज हैं क्या उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन, क्या उनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उनकी
की वजहों के बारे में ये खोजबीन करता है। कौन? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिव ऑफिस। इससे फायदा ये होगा कि नीति आयोग कल को और कोई एक पॉलिसीज बनाती है, मान लो स्टेट लेवल अपने लेवल पे वो काम नहीं करती है, तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन इनको अप्रोच करेगी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, आप इनके खिलाफ एक्शंस लो। कौन? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिव ऑफिस। बोलो क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे नीति आयोग के फंक्शन। दोस्तों अभी तक मैंने आपको एक नीति आयोग की हिस्ट्री बता दी और नीति आयोग के फंक्शन बता दिए। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग में जो लोग काम करने वाले उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप बुक से पढ़ते हो इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको बड़े ही समराइज तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सुनो, स्ट्रक्चर कैसा होता है नीति आयोग का। नीति आयोग का जो सबसे हेड पर्सन होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। याद रखना, ये चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री होता है। आज अगर नरेंद्र मोदी है तो वो है, कल को कोई और होगा तो कोई और हो जाएंगे। तो चेयरमैन कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल कौन होता है? जो भारत के हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल के अंदर आते हैं। तो देखो, अगर आपकी स्टेट है तो उसके चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। और जैसे आप जानते हो दिल्ली और पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी, बट इनमें भी क्या है, लेजिस्लेचर है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे 6 यूनियन टेरिटरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, इन पर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का रूल चलता है। तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब एक तो चेयरपर्सन होगा और एक आपका गवर्निंग काउंसिल होगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मिनिस्टर्स होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इसके अलावा भी इसमें 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें क्या होंगी? देखो, सबसे पहले इसमें एक रीजनल काउंसिल होगा, दूसरा स्पेशल इन्वाइटीज होंगे और एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्या होंगे? सुनो, रीजनल काउंसिल का मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पर एक ऐसा बोर्ड होगा जो पर्टिकुलरली किसी एरिया के लिए बनाया गया होगा। जैसे हिमालयस की बात करें तो हिमालयस में बहुत से एरियाज हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलर हमने स्पेशल क्या बना दी, एक अलग से सीट बना दी जिसको बोला गया रीजनल काउंसिल। ये स्पेशल टेन्योर के लिए कुछ समय के लिए होती है और इनका जो टेन्योर और जो इशू है वो स्पेसिफिक होता है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है रीजनल काउंसिल को हटा दिया जाता है। फिर कुछ होते हैं स्पेशल इन्वाइटीज। प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ स्पेशलिस्ट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये DRDO के क्या थे, सबसे हेड थे जिन्होंने मिसाइल बनाई थी। अब इन्होंने मिसाइल बनाई, अब भारत का इन्होंने राष्ट्रपति कैसे बने? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अप्रोच किया। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो अपनी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वेल नोन पर्सन है, तो उसको बिना किसी राजनीतिक के हम उसे अपने काउंसिल का एक मेंबर बना सकते हैं, जिसको बोला जाता है स्पेशल इन्वाइटीज, जिसमें स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं या प्रैक्टिशनर्स बुलाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली नॉमिनेटेड कौन करता है? इनको प्रधानमंत्री करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका फुल टाइम होता है, जैसे वाइस चेयरपर्सन्स। वाइस चेयरपर्सन में भी एक पूरी टीम होती है। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिसमें 2 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा इसमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो इसमें बैठा ले जाते हैं। एक होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर जिसमें मैक्सिमम 4 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और एक होता है सेक्रेटेरिएट्स। मतलब ये पूरा हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि नीति आयोग में कौन कौन से लोग बैठे होंगे जो बैठ के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो 28 मेंबर्स, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, और चेयरपर्सन में प्रधानमंत्री हो, और ये आपके रीजनल काउंसिल्स मेंबर हो गए, स्पेशल इन्वाइटीज मेंबर्स हो गए और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हो गए। तो आई होप कि आपको इसे स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग में कुछ स्पेशल विंग्स होते हैं। स्पेशल विंग्स का मतलब होता है स्पेशल कुछ रूम्स होते हैं या कह लो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि काम करते हैं। तो इसमें एक होता है रिसर्च विंग। रिसर्च विंग का बेसिकली काम ये होता है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए डिफरेंट रिसर्च को प्रमोट्स करें। ये काम किसका होता है? रिसर्च विंग का। फिर एक आता है कंसल्टिंग विंग। ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो स्कीम्स होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट को समझाता है और उनको कंसल्ट करता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए जिससे आप एक बेटर क्वालिटी सर्विस दे पाओ। एक होता है टीम इंडिया विंग। इसके अंदर क्या होता है कि हर मिनिस्ट्री जो है उसके स्टेट मिनिस्ट्रीज इसमें बैठते हैं और ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आके कामकाज को संभालने का काम करते हैं और इनके बीच में जो फ्रिक्शंस है वो दूर किया जाता है। तो ये 3 स्पेशल विंग्स हो गए। कौन कौन से? रिसर्च, कंसल्टेंसी और टीम इंडिया विंग्स। सो आई होप कि इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हो कि नीति आयोग की हिस्ट्री क्या है, नीति आयोग के फंक्शन क्या है, नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है और नीति आयोग में कौन कौन से विंग्स आपके पाए जाते हैं। बोलो क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो जब आप इसको अपनी बुक से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगे क्योंकि मैंने इसको बड़े ही समराइज तरीके से आप लोगों के सामने पेश किया है। चलो एक बार मैं आपके सामने बुक को भी पेश कर देता हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ भाई जो हमने पढ़ा वो हमें समझ आया। अब आप ये सब पढ़ोगे ना, ये जितनी हेडलाइन लाइट की है इसको ध्यान से पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें करवा दी हैं।
इसमें बहुत बड़े बड़े तरीके से दे रखा है, ये जो ये हाईलाइट के मैंने ऑलरेडी अभी इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको ये सारी चीज़ें करा दी, ये उसके फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और ये देखो स्ट्रक्चर में मैंने अभी आपको बताया ना, चेयरपर्सन होता है, गवर्निंग काउंसिल होता है, रीजनल काउंसिल होता है, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है, स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, और फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में वाइस चेयरपर्सन मेंबर होते हैं फुल टाइम। ये सारी चीज़ें अब आप बुक से पढ़ सकते हो और आपको प्रॉपर समझ आएगा। और स्पेशल विंग्स की भी बात कर लीजिए, देखो रिसर्च विंग हो गया, कंसल्टेंसी विंग हो गया, और टेस्ट टीम विंग्स हो गया, बोलो सॉरी टीम इंडिया विंग्स। क्लियर है? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है नीति आयोग का, वो कंप्लीट होता है। और आप जानते हो हमारी प्रथा है, जब भी हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है हम उस पर टिक कर देते हैं। ये लो भाई, आई होप कि आपको नीति आयोग जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो हमने पूरी रमेश सिंह के 21 के 21 चैप्टर अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ देख सकते हैं। और हमें जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब